जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम डे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी। इसमें हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद ये 9वां पार्ट है जो कि शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन से संबंधित है। इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ की मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में मुख्यतः घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा यानी कि लगभग 25% भाग घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को तो मुख्य श्रेणी में बांटा जा सकता है: शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और उष्णकटिबंधीय प्रदेश की घास स्थल। ठीक है। उसके बाद है ये प्रेयरी, ठीक है, जो कि शीतोष्ण घास स्थल है। ठीक है। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। ये समतल, मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। उत्तर अमेरिका के मानचित्र में हम इसको देख लेंगे। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक ये मैदान फैले हुआ है। अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियों और कनाडा के प्रेरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी की सहायक नदियां करती हैं। ठीक है। ये प्रेरी घास स्थल है, इस तरह से होता है। ठीक है। यहाँ देखते हैं, प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के प्रिएटा से हुई है। ठीक है। लैटिन भाषा में प्रिएटा से हुई है, जिसका अर्थ है सात द्वाल है। इसका अर्थ सात द्वाल है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ मैप में देखते हैं कि यहाँ पे है, ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। घास के स्थल है, ये फैले हुए हैं यहाँ पे, इतना बड़ा क्षेत्र। मिसिसिपी, मिसौरी नदी के आसपास यहाँ के घास स्थलों को क्या बोलते हैं? प्रेरी। ठीक है, याद रखिएगा, ये नाम अक्सर पूछा जाता है कि प्रेरी किस प्रकार का घास स्थल है। क्या आप जानते हैं? इसके बारे में देखते हैं। प्रेरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल रहे हैं। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रोक्री तथा पौनी के भी निवास स्थल रहे हैं। इसके बाद चलते हैं चिनूक। चिनूक कैसी है? एक गर्म हवा है, पवन है। ठीक है, जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। जलवायु यहाँ की देखते हैं। महाद्वीपों के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनियोग में -20 डिग्री तापमान दर्ज किया जाता है। ठीक है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत के रूप में ढक जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा समान होती है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल होती है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक
एक स्थानीय पवन बहती है। ठीक है, हमें जानना चाहिए के बारे में भी। यहाँ की देखते हैं वनस्पतियाँ और प्राणी किस प्रकार के होते हैं। प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सारपत्य, बिलो, ऑल्डर, पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस प्रदेश की मुख्य फसल क्या है? मक्का है, जबकि अन्य दूसरी फसलों आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फाल्फा, ये क्या है? घास एक तरह की। ठीक है, इन प्रदेशों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है। वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को रेंच एवं उनकी देखभाल करने वाले को कायोबॉय कहते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो जाते हैं और अब इन्हें सुरक्षित प्राणियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं, जैसे खरगोश, कायोट, गोफर, प्रेरी कुत्ता है। यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं। इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं कंबाइन के उपयोग से उत्तर अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन एवं अन्य प्रमुख उद्योग हैं। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। इसके बाद हम जानते हैं कंबाइन शब्द मिला था हमें। कंबाइन एक तरह का संयंत्र होता है जो बुवाई, जुताई एवं थ्रेसर तीनों का कार्य कर सकती है। इसके बाद हम जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर हैं। कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी एवं विनिपेग हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। वेल्ड क्या जानते हैं, इसको देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेशवाद बनने से पहले यह वेल्ड नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था। वेल्ड यह भी एक घास स्थल है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। वेल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैक्सवर्ग पर्वतों से घिरा है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है। इसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। वेल्ड से घिरे देशों के नाम हम देखेंगे मैप में अगर मिलेंगे। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को क्या करती हैं? सींचने का काम करती हैं। ये है, यहाँ पे देखते हैं, ये है मैप है। यहाँ पे देखते हैं ये प्रदेश जो घास के जो स्थल हैं उन्हें वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। जो ये प्रदेश है इन्हें क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है।
इसके बाद आगे चलते हैं। जलवायु, तो बेल्ट जानते हैं, बेल्ट दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह बेल्ट में क्या होती है, जब बेल्ट में क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इस समय प्रेरी में कौन सी ऋतु होगी? जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी तब वहाँ पर शीत ऋतु होगी। जलवायु, यहाँ देखते हैं कैसी जलवायु होती है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण बेल्ट की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। बेल्ट क्षेत्र में वर्षा नवंबर से लेकर फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है, जब बेल्ट के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। ठीक है, वनस्पति यहाँ के जो प्राणी जगत है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ वनस्पति विरल है, अधिकतर स्तर घास से ढके रहते हैं। लाल घास बेल्ट की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मरोला ऊंचे हुए बेल्ट में उगते हुए देखे गए हैं। बेल्ट के प्रमुख जानवर जैसे शेर, तेंदुआ, चीता, कुडू आदि आदि हैं। यहाँ के निवासियों के बारे में जानते हैं। बेल्ट पशुपालन एवं खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बेल्ट की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती हैं तथा इससे बेल्ट में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसी दुग्ध जो पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए भी किया जाता है। बेल्ट में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन प्रदेशों पर लोहा और कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किम्बर्सले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। ये देखते हैं किम्बर्ले में हीरे की ये खान है। ठीक है, इसके बाद हम अगला चैप्टर की ओर चलते हैं जो कि 10 पार्ट, जिसमें लिखा है रेगिस्तान का जीवन, या रेगिस्तान में किस प्रकार का जीवन होता है। अध्याय 5 में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुएं या मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों के चरने के लिए घास ना हो, या फसलों को उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। जब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख सकते हैं, है ना। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान ठंड एवं गर्म दोनों हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं, वहीं अपना आवास बना लेते हैं।
जानते हैं रेगिस्तान को एक लाइन में। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। ठीक है, इसको जानते हैं गर्म रेगिस्तान सहारा। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखेंगे। उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का हम पता लगाएंगे। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल जबकि 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेगिस्तान का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उथित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। इसके बाद ये हम देखते हैं मैप में, ये है सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये हैं वो 11 देश जिससे वह घिरा हुआ है। ये है अफ्रीका के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से लाल सागर, भूमध्य सागर जाता है। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ से होकर स्वेज नहर है। ठीक है, स्वेज नहर बनाई गई है, जोड़ी गई है, जो कि 169 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसका जानते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से हमें यह ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शतुरमुर्ग, भेड़, पशु एवं बकरियां जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। यहाँ के बारे में और जानते हैं। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, वहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, यानी 1922 में अल अजीजिया। तो इसी कहते हैं कि विश्व का सबसे गर्म स्थान। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ की जलवायु कैसी होती है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। जिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ की वनस्पति जब देखते हैं, वनस्पति एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लगड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के मुख्य जीव जंतु हैं। ठीक है, यहाँ पे जानते हैं, वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं।
यहाँ पे मछलियाँ मिले हैं तो यानी कि यहाँ पे तालाब हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर किसी प्रकार की झील हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर हो सकता है कभी समुद्र का जल भी भरा रहा हो। लोग सहारा रेगिस्तान की कष्टदायी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाली ये लोग बकरी, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को चलाते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से वे पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं की बालों का उपयोग छटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान में मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कंकाल की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गया है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। क्या आप जानते हैं जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलाडेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। शब्द की उत्पत्ति। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय क्षेत्र तथा दाख का अर्थ है देश, है ना। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख बड़ा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियाँ एवं गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं, जैसे गैगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है। इससे जीवन की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है ना। क्या हो जाता है? बर्फीला और ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम ही होती है। देखते हैं, ये है लद्दाख वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे सियाचिन की हिमनद है, श्योक नदी यहाँ पे बहती है, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ है, ठीक है। ये है मरुस्थल, ये है लद्दाख का मरुस्थल, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ की बारे में जानते हैं। मुश्किल में 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज
जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्मपात एवं तुषार अपघात से ग्रसित हो सकते हैं। अब यह जानते हैं लद्दाख को खा पाचान भी कहते हैं, इसका अर्थ है हिम भूमि। और भी जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। इसका शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। यहाँ की वनस्पति प्राणियों के बारे में जानते हैं। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रोबिन, रेड स्टार, तिब्बती रेनोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। पेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। लोग क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से, लामायूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर, खेतों में ही काम नहीं बल्कि छोटे व्यवसाय में दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होती हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। यहाँ पे कुछ जानते हैं क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत बिलो है ना, पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये पूछ सकता है किसका बहुत अच्छा बल्ला? थिक्से मठ ये स्थित है। फिर जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग, बड़ा लाचा, लुंग गालचा, टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है ना। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदान एवं हिमनदों की सैर एवं उत्सवों एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षक हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों में से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययता से ही इसका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं। यह था रेगिस्तान के जीवन के बारे में। यहाँ पे लिखा विश्व के कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो शीत बता सकते हैं कि गर्म रेगिस्तान होते हैं और शीत रेगिस्तान होते हैं। ठीक है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। लद्दाख की जलवायु परंपरा किस परिस्थितियाँ क्या हैं? लद्दाख के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? सहारा रेगिस्तान के किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। ये सारे क्वेश्चनों के जवाब इसी लेसन में
दिए हुए हैं। तो ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस करिए, देखिए किस प्रकार से है। इस प्रकार से हमारी क्लास 7th की ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। इस प्रकार से हमने क्लास 7th की ज्योग्राफी हमने कंप्लीट की है। कल से हम क्लास 8th की ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर आप वीडियो को समाप्त करते हैं और वॉचिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।